नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला है कि राज्य सरकारों को आरक्षण लागू करने की अथॉरिटी दे दी गई है। आरक्षण से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, इसी बात पे ये लोग बैठे हुए हैं और किसी के हाथ में अखबार है और इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये सारे एससी समाज से ही आते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है या गलत है, आइए जानते हैं इन्हीं लोगों की जुबानी। तो हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और दलित समाज से हैं और दलित समाज के लोग क्या मान रहे हैं इस आरक्षण को लेकर। जी नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। ये जो अभी आरक्षण का वर्गीकरण किया गया है कि राज्य सरकारों के हैंड ओवर दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या मानते हैं इसको कि ये सही है फैसला या गलत है? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। ये अनुसूचित जाति के वर्ग को पूरी तरह से बांटने का काम किया गया है, जिससे कि ये छोटे छोटे वर्गों में बढ़ जाएगा। इससे हमारा समाज कमज़ोर होगा और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। हम राजनीतिक स्तर पर भी कमज़ोर, हम पहले भी कमज़ोर ही थे। बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया ही इसलिए था कि हमारे लोग ऊपर उठ सकें। लेकिन आरक्षण खत्म तो नहीं किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने? ख़त्म नहीं किया, लेकिन इस ख़त्म करने का एक साजिश है। अभी क्या कर, इसका वर्गीकरण कर दिया। अगर आप मान लिया हम 4 भाई हैं, अगर हमें 4 भाइयों को अलग कर दिया, भाई तू ये है, तू ये है, तो एक एक पे प्रहार किया जाएगा। यार ये चीज़ तुझे नहीं मिल रही, तू इसके लिए लड़। अगर जब हम इकट्ठे रहेंगे तो हम कोई भी मौलिक अधिकार हो, हम चारों के लिए है ना। अलग अलग कैसे दे सकते हो आप कैसे वर्गीकरण कर सकते हो? एक भाई को आपके अधिकार मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो उससे भी तो मिलने का हक है ना? ये किसने कह दिया नहीं मिल रहा? जब कोई भी चीज़ पूरे मतलब संविधान में कोई चीज़ लागू किया, वो पूरे समुदाय के लिए दी गई है। चाहे वो ओबीसी का वर्ग हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, अगर किसी का भी आरक्षण दिया गया वो सबकी परसेंटेज निकाल कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये एक के लिए, ये 2 के लिए है। वो सभी को लाभ मिलता है। जो भी पात्र होता है, जो उस चीज़ तक पहुंच पाता है, उसका लाभ मिलता है उसे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि जिस वर्ग को ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है उसे ऊपर किया जाए। वही ऊपर हो रहा है। अभी क्या, अगर जब 47 था तो तब तो देश में भी बहुत बुरा हाल था। अभी धीरे लोग बिल्डअप कर रहे हैं और ऊपर उठ रहे हैं लोग। अभी उठना ही तो शुरू हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा एकदम ऊपर उठ जाएगा। धीरे धीरे एक एक आदमी तो ऊपर उठेगा। अब ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम पूरे समाज को किस समाज को ऊपर उठा दोगे एकदम से, बताओ? इसलिए एक एक आदमी ऊपर ग्रोथ करने की कोशिश करा। शिक्षा का स्तर भी सुधरा है, तो अभी जो कुछ बाकी है वो उसमें काम किया जा रहा है। समाज के लोग भी इसमें लगे हुए हैं और जितने भी हमारे संगठन हैं वो भी लगे हुए हैं, उसमें भी मेहनत कर रहे हैं। वो लोगों को, उन लोगों को समझा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई सारे बीमार आदमी एकदम ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे तो ठीक हो पाएंगे। ऐसा थोड़ा ही कि तू बीमार नहीं हो, तू स्वस्थ होगा, तू पहलवान नहीं कर। लेकिन हर एक किसी को तो पहले भी नहीं मिल रहा था ना आरक्षण, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में था। अब राज्य गवर्नमेंट के अंदर टेकिंग आया है तो कम से कम राज्य सरकार देखेगी ना, जाति जनगणना के आधार पे ही तो आरक्षण देगी। जाति के आधार पर ही पहले से भी आरक्षण था और आगे भी यही रहना चाहिए। अगर हमने इस तरह से वर्गों में बांट दिया तो हमारा समाज बढ़ जाएगा, उससे हमारे अंदर खुद में भेदभाव पैदा होगा। ये बहुत गलत डिसीजन है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में अगर हमें सड़कों पे भी आना पड़ा तो हम सड़कों पे आएंगे। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं, पूरा घोर विरोध करेंगे इसका। तो घोर विरोध करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। और युवा खासतौर से ज़्यादा हैं। क्या नाम है आपका भाई? प्रवीण कुमार। आरक्षण ये डिसीजन जो लिया गया है ये सही डिसीजन नहीं है। इसके हमारा समाज इसके खिलाफ है कि ये बांटने वाली राजनीति ठीक नहीं है। लेकिन अगर जो बात करी जाए तो लगभग 39 जाति ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति में आती है, तो उन्हें भी तो लाभ मिलना चाहिए। सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये केवल गलत ढिंडोरा पीट रखा है कि केवल एससी को इसका लाभ मिल रहा है। ये सबको मिलता है। ये गलत नीतियों की वजह से ही लोग शिकार हैं और गलत प्रचार प्रसार से लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है इस तरीके का। आरक्षण की अगर तो हम बात कर लेते हैं तो आरक्षण पहले केंद्र सरकार के अधीन था, लेकिन अब राज्य सरकारों में कर दिया है। तो राज्य यानी कि और छोटा हो गया। तो जैसे जातिगत जनगणना होगी तो उसमें जिसकी जनगणना ज़्यादा हुई उसे अपना प्रमाण भी देना पड़ेगा कि आप वाकई में अनुसूचित जनजाति में पिछड़े लोगों आपको आरक्षण नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं सही तो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
देखिए संदीप जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे को लेकर यहाँ पब्लिक के बीच में आए। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि जो लोग आरक्षण को के बारे में बयानबाजी करते हैं, पहले उनको आरक्षण को समझना पड़ेगा कि आरक्षण की व्यवस्था इस देश में क्यों लागू की गई थी। अभी सब लोगों की धारणा ये रहती है कि आरक्षण केवल लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, जबकि ये विचार लोगों का गलत है। आरक्षण कभी भी इस वजह से नहीं दिया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। आरक्षण केवल इसलिए दिया गया था कि जितने भी सरकार के संस्थान हैं, उन तमाम संस्थानों में आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं, जब आरक्षित लोग वहाँ जाएंगे तो वो अपनी बात को रखेंगे। जैसे अब राजनीति के आरक्षण की बात करें तो राजनीति में जब हमारे लोग जाएंगे तो हमारे लोगों के अधिकारों की बात करेंगे, हमारे लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर किसी भी विभाग में जाएंगे तो वहाँ अगर हमारे लोग होंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, तो हमारे अधिकारों की बात भी करेंगे। वहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग दबे में हैं, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको आरक्षण देने के लिए इस तरीके का प्रावधान किया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला गया था, ये पंजाब को लेके गया था, खासतौर से जो वहाँ पे सिख समुदाय थे पिछड़े हुए और वाल्मीकि समाज से, उन्हीं लोगों को मिल रहा था, लेकिन जो 39 जो जातियाँ और भी आती हैं उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है सुनिश्चित कर इतना अच्छा निकाला है। देखिए ये इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे समाज में 100 लोग हैं, 100 लोगों के में से अगर 50 लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो 50 लोग जो हैं अच्छी एजुकेशन उनके बच्चे ले सकते हैं। जैसे किसी ने IAS की कोचिंग कर ली है या फिर IIT में उसका सिलेक्शन हो जाता है, IIT में वो फीस भरने के सक्षम है, वो पढ़ लेता है बच्चा। IIT के माध्यम से जो बच्चे निकलेंगे, जो इतनी फीस भरकर जो अच्छी शिक्षा एजुकेशन लेंगे, तो वो उसी तरीके की जो सीटें गवर्नमेंट में निकलेगी उनमें वो क्वालिफाई करेंगे, उसमें वो आरक्षण का लाभ लेंगे। लेकिन जो लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जो लोग उसकी फ़ीस भरने के लिए सक्षम ही नहीं है, उनको आरक्षण किस बेस पे देंगे? सबसे पहले सरकार को ये चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने विचार में ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को वो सक्षम करना चाहते हैं, पहले उनके लिए बिल्कुल शिक्षा की फ्री व्यवस्था करे। अगर वो IAS भी बनना चाहता है तो उस पर 1 रुपये का टैक्स ना लगे, उस पर 1 रुपये की फ़ीस ना लगे। सबसे पहले उसको पढ़ाई में मजबूत करना पड़ेगा, तभी वो आरक्षण का लाभ लेगा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर सक्षम लोगों को इस दायरे से हटा दिया जाएगा और कमज़ोर लोगों को इस दायरे में लाया जाएगा कि वो आरक्षण का लाभ ले लेंगे, वो आरक्षण का लाभ ले ही नहीं सकते। वो अच्छी एजुकेशन ले ही नहीं पाएंगे, एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तो वो आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सोचकर, ये समझकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि जो लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो चाहते हैं कि वो लोग ऊपर उठें, उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी वो किसी भी स्तर की एजुकेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो तमाम तरीके की जो एजुकेशन भारत में है, उनके लिए बिल्कुल फ्री व्यवस्था कर दे कि 1 पैसा उनका नहीं लगेगा। उनको हम इस तरीके से सक्षम करेंगे तो वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अन्यथा अनुसूचित जनजाति में आरक्षण का लाभ आपने बोला फ्री है। अगर जो बात करें हम जर्नल की, तो जर्नल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सक्षम ही नहीं है फीस देने के लिए, लेकिन फिर भी उनसे फीस ली जा रही है। देखिए संदीप जी, मैंने वही कहा है, सबसे पहले हमें आरक्षण का आधार समझना पड़ेगा। आरक्षण मतलब ही नहीं है, आरक्षण का मतलब है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व जैसे आप अब पत्रकारिता लाइन में है, अब मैं करूं अगर पत्रकारिता की बात, तो भारत में जितने भी तमाम न्यूज़ चैनल हैं, क्या उनमें आरक्षण है? उसमें कहीं है SC का कोई प्रतिनिधित्व करता है क्या? अभी तमाम तरीके के जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, अगर उनमें हमारा प्रतिनिधित्व होगा, तो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा तो हमारी बात रखेगा। तो केवल प्रतिनिधित्व का मामला है, ना कि आर्थिक स्थिति को सुधारने का। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राजनीति से भी कहीं जोड़ के चल रहे हैं क्या? क्योंकि प्रतिनिधित्व की आपने बात करी है, तो आपका प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी लीडर हैं मायावती जी हैं, अभी चंद्रशेखर जी भी हैं, वो भी सांसद बन गए हैं, तो क्या वो आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि केवल 2 ही प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से राजनीति में आरक्षण दिया था, उन्होंने ये इस उद्देश्य से राजनीति में आरक्षण दिया था कि तमाम वो लोग जो आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़कर जाएंगे, वो तमाम लोग हमारे हक और अधिकारों की बात करेंगे, वो तमाम लोग उस तरीके की बात करेंगे, उस तबके को उठाने की बात करेंगे जो आरक्षण से या तमाम सुविधाओं से वंचित हैं, उनको वो सुविधाएं देने की बात करेंगे। आज भी देश में क्या आप नहीं जानते कि वर्गीकरण हो रखा है? आज बड़े बड़े संस्थानों पे, बड़े बड़े पूंजीपतियों पे सारी कुछ एक ही तरफ चला जा रहा है। आज भी लोग छोटी छोटी गलियों में रह रहे हैं, आज भी लोग जो है 2 वक्त की रोटी खाने को मजबूर हैं, आज भी लोग आरक्षण के कोटे पर पल रहे हैं।
जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की राजनीति बहुत बड़े उससे कहती है कि हमने इतने लोगों को कोटा दे दिया है, हमने इतने लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। ये तो हमारे लिए सोचनीय बात है कि लोग राशन लेने को मजबूर हैं, उनको इतना सक्षम करना पड़ेगा ताकि वो राशन लें। सुप्रीम कोर्ट ने अब भी तो जजमेंट यही दिया है कि जातिगत जनगणना के आधार पर जो है आरक्षण को लागू किया जाएगा, यानी कि राज्य सरकारों को ये दे दिया कि राज्य होगा तो छोटा होगा और छोटे में ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सक्षम है और कौन नहीं है। नहीं 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 संदीप जी, आरक्षण यानी कि जातिगत जनगणना के आधार पर तो कहा ही नहीं है। ये तो केवल अनुसूचित जाति SC ST इनके आरक्षण की बात कही है कि इनका जो आरक्षण है, इनमें जो लोग थोड़ा सा आरक्षण की वजह से सक्षम हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि इनको हटाओ, इनको एक तरफ कर दो, और जो बाकी के जो लोग हैं जो आरक्षण से वंचित हैं उनको लाभ दो। लेकिन वो लाभ लेने के लायक तो बने, उनको लाभ देंगे कैसे? उनको लाभ कोर्ट में व्यवस्था कर देनी चाहिए। डिसीजन कल ही ले लेना चाहिए कि सभी की माली हालत को देखकर तमाम संस्थान हैं इनकी फ्री एजुकेशन हो। जिस भी कॉलेज में ये पढ़ना चाहते हैं वहाँ एक पैसा न इनसे लिया जाए, बिल्कुल शिक्षा फ्री कर दी जाए, इनके स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री कर दी जाए। अगर ये बीमार होते हैं तो इनके परिवार में कोई सदस्य बीमार होता है तो उसमें पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने की हिम्मत नहीं है, शिक्षा में बड़ी बड़ी फीस भरने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर में जो कोर्स वो करना चाहता है उसकी फ़ीस भरने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए कि उसकी फ़ीस गवर्नमेंट भरेगी और उनको इस लायक बनाएगी ताकि वो आरक्षण का लाभ ले सके। तब हम कह सकते हैं कि आरक्षण में नेत्रपाल जी, आरक्षण में SC ST को आरक्षण मिला था, लेकिन एक परिवार ऐसा है कि उन्होंने आरक्षण लाभ में 2-2 3-3 नौकरियां ले ली हैं, और एक परिवार ऐसा है कि आज तक आरक्षण के नाम पे उसको आ भी नहीं मिला। तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा संदीप जी, मैं बार बार उसी बात को कहूँगा कि आरक्षण की परिभाषा को आज तक भारत के लोग समझ ही नहीं पाए। क्या है परिभाषा? परिभाषा आरक्षण की वही है कि आरक्षण गरीबी हटाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, गरीबी हटाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है आरक्षण से कि गरीबी दूर होगी, लोग सक्षम होंगे। गलत, इसको बिल्कुल दिमाग से सोचना पड़ेगा, ये बात दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी कि आरक्षण से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नहीं दिया गया। आरक्षण केवल इसलिए दिया गया था, अगर एक थाने में 50 पुलिसकर्मी हैं तो उसमें अगर एक हमारा दरोगा होगा, बेल्टा प्रकरण आपके सामने उदाहरण है, अगर वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आदमी होगा तो हमारी रिपोर्ट दर्ज करेगा। वो कहेगा कि नहीं, जातिवाद के आधार पर अगर इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है तो मैं आपका प्रतिनिधित्व करने वाला आरक्षण के बल पर यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं आपका प्रतिनिधित्व होने की वजह से मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करूँगा और सही जानकारी दूंगा, सही जांच करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। केवल इसलिए आरक्षण दिया गया था, ना कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तमाम योजनाएं चला रखी है सरकार ने, तमाम लोन दे रही है लोगों को, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रखे हैं सरकार ने। वो आर्थिक स्थिति सुधारने का मतलब कोई है ही नहीं है, ये केवल प्रतिनिधित्व का मामला है, प्रतिनिधित्व करने का मामला है। प्रतिनिधित्व का मतलब हमारी आवाज़ उठाने का मामला है। हर एक डिपार्टमेंट में आप समझिए, अगर कोई एक डिपार्टमेंट है और वहाँ इंटरव्यू के बेस पर जो है लोगों का सिलेक्शन हो और सारे के सारे एक ही कैटेगरी के लोग, मैं समझ जाए कि मैं गुप्ता हूँ और सारे के सारे हम गुप्ता बैठ गए, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई बच्चा आया कि मैं अभिषेक गुप्ता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो मेरे परिवार का आदमी है तो इसका सिलेक्शन कर देना चाहिए। कोई कहेगा मैं अभिषेक कुमार हूँ या प्रवीण कुमार हूँ, कहेगा नहीं ये गुप्ता नहीं है, इसका मतलब इसको डिमोशन करो, इसको कहीं अंदर खाने उसका डिमोशन कर दिया जाता है। ये सच्चाई है इस देश में। आज भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इस देश में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए था कि अभी जो आरक्षण इनको मिल रहा है पहले उसकी तो समीक्षा कर लें कि वो आरक्षण इनको मिला भी या नहीं मिला। आधे से ज़्यादा लोग फर्जी आरक्षण लेकर उस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, आधे से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हैं देश में। 39 बिरादरी ऐसी है जो SC ST में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आज तक भी लाभ नहीं मिला। हो सकता है इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं मिला ये भी सोचने वाली बात है। उनको ये सोचना चाहिए उनको क्यों नहीं मिला। अरे जब वो एजुकेशन ही नहीं ले पा रहे हैं बेचारे, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो हाई एजुकेशन ही नहीं ले पा रहे तो आरक्षण का लाभ लेंगे कैसे। एक किसी पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसी ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ मिल नहीं रहा है बच्चा। पोस्ट ग्रेजुएट कौन मिल रहा है? जिसको आरक्षण का पहले से लाभ मिला। आसान हो गया क्योंकि जनगणना होगी, जनगणना में साफ पता लगेगा कि कौन आरक्षण लायक है और कौन नहीं है। जनगणना
का मतलब ये नहीं है कि कौन आरक्षण के लायक है। जनगणना से केवल ये फर्क पड़ेगा, अगर हमारी जनसंख्या 27% है तो हम लोगों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ओबीसी की जनसंख्या 60% है तो उनको 60% आरक्षण मिलना चाहिए। जनगणना से केवल आरक्षण की बढ़ोतरी और घटाने पे जो है नुकसान क्या है? 27% आरक्षण इन्होंने कहा है कि जो जिसके लायक है 10% के लायक है, 10% 7% के लायक है, 7% कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हो ही रहा है ना। नहीं 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 नहीं, इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको हमें समझना पड़ेगा। इससे लाभ नहीं होगा, इससे केवल हानि होगी। हानि इसलिए होगी कि जब इनको एक तरीके से क्रीमी लगा दिया गया, एक तरीके से जो लोग सक्षम हैं, जो लोग पहले से आरक्षण लेकर थोड़े से सक्षम हो गए, उनको वहाँ से हटा दिया गया। जिनके बच्चे हाई एजुकेशन ले रहे हैं उनको हटा दिया गया। जब कोई भी गवर्नमेंट कोई भर्ती निकालेगी, जब भर्ती निकालेगी तो वो कहेगी कि इनको तो हटा दो जो पढ़े लिखे हैं, जो ठीक एजुकेशन ले रहे हैं, अब बाकी उनको ले आओ जो पढ़े ही नहीं हैं। उनमें क्या होगा, वो उस लायक नहीं निकलेंगे, वो भर्ती में जो है सारे पद खाली रह जाएंगे। गवर्नमेंट कहेगी एससी में कोई भी बच्चा इस लायक नहीं निकला ताकि हम जो है यहाँ उनको नियुक्ति दे सकें। और जब वो नियुक्ति में देने लायक वो पद नहीं निकलेंगे तो उनको क्या कहेंगे, इनको हटाओ, फिर जर्नल को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, फिर जर्नल को भरेंगे। या तो फिर ये कहा जाए कि अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो फिर उन्हीं को ले आएँ जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, तब तो हम मानते भी हैं। चलो भाई, अगर इनमें से नहीं मिला पहले प्रायोरिटी दी जाए। अगर ये इनमें से सक्षम नहीं निकलते हैं, उस लायक नहीं निकलते हैं, तो तब उन्हीं को ले आ जाए जो आरक्षण के दायरे से सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर कर। आज की हम बात कर लेते हैं, 2024 चल रहा है। आज के टाइम पे जो पिछड़ा समाज है, यानी कि अनुसूचित जनजाति है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं सक्षम है। फिर आरक्षण के पीछे क्यों? संदीप जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्रकार भी इस आरक्षण को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, आरक्षण के पीछे जाने का मकसद सक्षम होना नहीं है। आरक्षण के पीछे जाने का मतलब है प्रतिनिधित्व करना। आज अगर राजनीति का आरक्षण हटा देते हैं तो आज तमाम जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं हमारे, चाहे चंद्रशेखर का, चाहे बहन मायावती जी का, चाहे तमाम और लोग जो आरक्षण के बल पर राजनीति में जा रहे हैं और वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, जब वो नहीं जाएंगे बिना आरक्षण के तो आवाज़ कौन उठाएगा? ये केवल लड़ाई लड़ने का एक माध्यम दिया गया था कि ये मेरा आदमी वहाँ जाएगा, मेरे अधिकारों की बात करेगा, मेरे समाज के अधिकारों की बात करेगा। आरक्षण सक्षम होने का कोई हथियार नहीं है। कि नौकरियों में सक्षम की बात यहाँ से इसलिए आ रही है कि नौकरियों में आरक्षण, पढ़ाई में आरक्षण, तो और भी तो लोग हैं ना। बिल्कुल हैं, ओबीसी है, बिल्कुल है, जनरल है, बिल्कुल हैं। लेकिन देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, आप जनरल की बात करें चाहे ओबीसी की बात करें, ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है। अब जनसंख्या की जनगणना होगी तो हो सकता है उनका परसेंटेज बढ़े। हम ये नहीं कह रहे कि उनको नहीं दिया जाए। बाकी का जो आरक्षण बचा हुआ है, बाकी का आरक्षण जनरल कैटेगरी वालों के लिए बचा हुआ है। अभी 27% और 17% को जोड़िए, आप 49% पे ही आ रहे हैं। 49% आरक्षण है, सीटें हैं 100, तो फिर 51% कहाँ गया? 100 सीटें तो 100 हैं, 51% आरक्षण कहाँ गया? 51% आरक्षण उन लोगों को चला गया जिनकी जनसंख्या मात्र 10-15% है। वो इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। अगर सीटें 100 हैं तो आरक्षण में बटी 49 के बाद जो सीटें बची 51 सीटें सीधी उन कम लोगों पर चली गई जो 15% है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आज भी जो है अगर जनगणना होती है तो जनगणना के आधार पर जब जनगणना का आंकड़ा निकल के आएगा, अगर किसी की जनसंख्या आज हमें 17% आरक्षण अनुसूचित जाति को मिल रहा है, अगर उनकी जनसंख्या पता चला 25% है तो 25% आरक्षण को देना पड़ेगा। अगर ओबीसी की जनसंख्या आज 27% आरक्षण मिल रहा है, 52% है तो 52% आरक्षण देना पड़ेगा, 60% है तो 60% आरक्षण देना पड़ेगा। तो जनगणना का मतलब यही है, जैसे तमाम नेता कह रहे हैं कि जनगणना हो और जनगणना के आधार पर यह पता चलेगा कि यार इनकी जनसंख्या कितनी है और ये सिस्टम में हैं कितने। भाई सिस्टम में हैं कितने, ये कितने विधायक हैं, कितने एमएलए हैं, कितने और आईएएस हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, तभी तो पता चलेगा जब जनगणना होगी। और आज भी आरक्षण पूरा हुआ ही नहीं है। आरक्षण को इस दृष्टि से मत देखें कि ये किसी की गरीबी दूर करने का हथियार है, ये केवल और केवल प्रतिनिधित्व करने का हथियार है, हमारी लड़ाई लड़ने का हथियार है। अगर उन लोगों को इस क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, सक्षम लोग ही गरीब लोगों का नेतृत्व करते हैं। कल को अगर ये मामला बिल्कुल सफल हो जाता है इनका कि उन लोगों को उस कैटेगरी से हटा दिया जाता है और गरीब लोगों को कहा जाता है कि इनको आरक्षण देंगे, कल अगर ये बात होती है कि इनमें सक्षम लोग नहीं मिलने, इस आरक्षण को बंद कर दिया जाना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं वो तो लड़ाई लड़ते हैं भी आगे, क्यों बंद कर रहे हैं भाई? वो नेतृत्व करते हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, उन्हें पैसा खर्च करने की क्षमता है, लेकिन वो लोग बेचारे नेतृत्व करने में असफल रहेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ने में असफल रहेंगे, वो लोग इनसे दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा हथियार एक तो रहेगा वोट का,
वोट का हथियार अलग चीज़ हो गया, आरक्षण का मामला अलग चीज़ हो गया। देखो, आरक्षण और वोट में अलग अलग चीज़ें हैं। वोट से लोग अपना नेता जरूर चुन सकते हैं, लेकिन वो भी आरक्षित सीटों पे ही तो चुनेंगे अपना नेता। उनकी लड़ाई लड़ेगा कौन? वोट किसको देंगे वो? कल को पता चला आज तो यहाँ बात कर रहे हैं, कल को राजनीति का आरक्षण खत्म कर दिया। जब राजनीति में आरक्षण खत्म कर दिया तो फिर किसको वोट देंगे और कौन लड़ाई लड़ेगा? चलिए, अगर तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार को सही भी है, लेकिन जैसे राज्य में दिया है तो राज्य कैसे समीक्षा करेगा इस चीज़ की, किस तरीके से लागू करेगा? नहीं, राज्य करेगा कैसे? राज्य को अगर ये दे रहे हैं अधिकार, तो राज्य में आज देख, उत्तराखंड शासन में देख लो, तमाम जो पद हैं सारे घोटालेबाजी चल रही है। कहाँ गरीब लोगों को आरक्षण दे देंगे? आज तमाम जो है, आप इधर का एरिया देखिए, आप उत्तराखंड की अगर बात करें तो तमाम सक्षम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है। तो वो तो पहले ही यहाँ गलत हो रहा है। तो ये अगर राज्य को पूरी पावर दे देंगे, फिर तो 1% लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, 1% लोगों को अपने बात रखने का अधिकार नहीं मिलेगा। आप ऊपर जाइए, तमाम लोग जो हैं SC में शामिल कर रखे हैं, तो कहाँ मिल रही है नौकरियाँ? आप मेरे पास तमाम अखबारों की आप लोगों के माध्यम से ही कटिंग है, जिसमें पता नहीं आज 50 लोगों के फर्जी दस्तावेज पाए गए। आज SC के सर्टिफिकेट पर 100 लोगों को आज पाया गया कि वो जो है SC की पिछले 20 सालों से नौकरी, 20 साल के बाद पता चलता है कि ये फर्जी है। 20 साल की नौकरी ले चुका होता है, पता चलता है वो फर्जी है। नाम है SC नौकरी कर रहा है और कर रहा है जनरल वाला आदमी नौकरी। तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ये फैसला अगर डिसीजन अगर लेना है तो पहले जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट न्याय देना चाहता है, जिन लोगों को आरक्षण देना चाहता है, उनको ऊपर उठाने के लिए उनकी शिक्षा फ्री करनी पड़ेगी, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री करनी पड़ेगी, उनके तमाम घर घर ये सर्वे करवाना पड़ेगा कि जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको हम पढ़ाएं। ज़बरदस्ती वहाँ टीचरों को भेजें कि उनके बच्चे अगर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उनके पास क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को सुनें, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करें। तभी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही मायने में डिसीजन ले रहा है। इससे साफ साफ ये संकेत लग रहा है जैसे पहले से लोगों को डर था कि आरक्षण पर जो है बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज आए थे निकल के, उन्होंने भी कहा था कि आरक्षण खतरे में है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी ठीक नहीं हो रहा है। आज वो मनसा यहाँ साफ से लग रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकार चाहती थी, सरकार डायरेक्ट ना करके न्यायालयों के माध्यम से इस आरक्षण को, इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। उसी तरीके का ये डिसीजन यहाँ सरकार के शासन के माध्यम से, अपना न्यायालयों के माध्यम से थोपा जा रहा है। लेकिन अगर आपने कहा कि सरकार की मंशा, लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे फैसले दिए क्योंकि निष्पक्ष है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में कैसे? कहाँ सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में दे रही है फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा जो है बीजेपी का समर्थन ही किया है। कौन सा फैसला दिया है इन्होंने सरकार के खिलाफ? कोई फैसला सरकार के खिलाफ नहीं है। पत्रकार भी आजकल निष्पक्ष नहीं है, आपको पता ही है। कुछ आजकल कलम उनकी चल रही है तो शासन की सत्ता के दबाव में चल रही है। तो जितनी भी कलम यहाँ उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर, मैं तो बार बार यही कहूँगा, अपने इस फैसले पर विचार करना पड़ेगा। अगर वो वास्तव में गरीबों को आरक्षण देना चाहते हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ फ्री करनी पड़ेगी। चाहे वो कितने हाई लेवल की एजुकेशन लाना चाहता है तो उसको बिल्कुल फ्री करना पड़ेगा। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, तभी इन लोगों का भला हो सकता है, तभी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, तभी ये शिक्षित होंगे, जब ये उस दायरे में आएंगे, उस लायक बनेंगे कि ये आरक्षण का लाभ ले सकें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके इस बात को करना चाहिए, अगर वो उन लोगों को लाभ दे रहे हैं तो उनको, उनकी जो आजीविका है उनको सुधारें, उनके एजुकेशन को सुधारें। बस यही करना चाहिए। तो नेत्रपाल जी ने साफ किया है कि अगर जो आरक्षण का फ़ायदा देना है तो शिक्षा दीक्षा फ्री करनी पड़ेगी, तभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सही मान्य होगा। ये कहीं ना कहीं आरक्षण को मिटाने की एक साजिश है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक व्यक्ति और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शिव कुमार गौतम। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, आरक्षण के? मेरे हिसाब से तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है गलत है, क्योंकि इसमें है ना, जो हमारा समाज अनुसूचित जाति समाज है, इसमें एकजुट होगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर था और लड़ाई लड़ी भी है इन्होंने। जब जाके ना देखा, पीछे SC/ST एक्ट खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी SC/ST जो ये आरक्षण है ये ख़त्म तो नहीं किया है ना, सिर्फ इसमें थोड़ा सा संशोधन किया है कि राज्य सरकारों को दे दिया है। नहीं, वो राज्य सरकार को दे दिए तो ठीक है, लेकिन राज्य सरकार भी तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना क्षेत्र के, वे जो उनके नज़दीक के होंगे, विधायकों के, वह क्रीम लेयर के आधार पर अपने अपने जो सगे में हैं उनके जो प्रमाण पत्र उनके बनवा दिए हैं, जो राजस्व कर्मचारी के माध्यम से। और जो वास्तव में गरीब हो, वो गरीब नीचे रह जाएगा, उन्हें वो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। एक विशेष समूह को ही उस चीज़ का वो मिलेगा। तो सुना आपने कि जो
राज्य सरकार को सौंपा गया है ये फैसला, तो जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनों के बना के उस क्रिमिनल लहर को अलग कर दिया जाएगा। इसलिए जो पब्लिक है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत मान रही है। तो दृष्टि न्यूज़ में बने रहिए, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।